हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज में हमने अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें हम आज मध्य प्रदेश मेंस पेपर 3 की यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, स्थल मंडल, जैव मंडल, भूवैज्ञानिक समय सारणी, सेल, खनिज, अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय, अपरदन और मृदा निर्माण को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भूमिगत जल को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमिगत जल, भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। वर्षा जल और बर्फ पिघलने से पानी का कुछ भाग भूमि पर अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग गुरुत्व के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के नीचे स्थित परतों में एकत्रित हो जाता है। यही जल भूमिगत जल कहलाता है। तो भूमिगत जल क्या है? जो भूमि के नीचे जल होता है उसे भूमिगत जल कहा जाता है। वर्षा जल से या बर्फ पिघलने से पानी क्या होता है, कुछ भाग तो ऊपर से बह जाता है लेकिन कुछ भाग भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित जल को भूमि के गुरुत्व के प्रभाव के कारण भूमि के नीचे स्थित परतों में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे भूमिगत जल कहा जाता है। जल चक्र क्या होता है? जल एवं जल वाष्प की क्रिया सूर्य एवं गुरुत्व द्वारा निरंतर संचालित होती रहती है। इस प्राकृतिक क्रिया को जल चक्र कहा जाता है। मतलब जल पहले वाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, बादल से संघनन होगा, फिर गुरुत्वाकर्षण के नीचे आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाएगा। इस चक्र को क्या कहा जाता है? जल चक्र कहा जाता है। वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर गिरने वाला जल प्रवाहित होकर झरने, तालाब और झीलों में चला जाता है। यही जल सतही जल कहलाता है। तो जो वर्षा के दौरान पृथ्वी पर नीचे जाने वाला या जल प्रवाहित होकर झरने, तालाब, झीलों में चला जाता है और वही जल सतही जल कहलाता है। जलभृत, वर्षा जल का भूजल बनने की क्रिया जलभृत कहलाती है। तो जो वर्षा का जल है वह क्या बन गया? भूमि जल बन गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? जलभृत कहा जाता है। जल तालिका, भूमि की ऊपरी सतह जिसमें मृदा, चट्टानें जल के साथ स्थायी रूप से संतृप्त होती हैं, जल तालिका कहलाती हैं। यह भूजल क्षेत्र से अलग ऊपर की परत होती है। मौसम के अनुसार जल तालिका की सीमाओं में परिवर्तन होता है। तो जल तालिका क्या है? भूमि की जो ऊपरी सतह है जिसमें मृदा, चट्टानों जल के साथ स्थायी रूप से संतृप्त होती हैं, जल तालिका कहलाती हैं। और यह भूमि जल क्षेत्र में अलग और ऊपर की परत तो होती है। मौसम के अनुसार जल तालिका में सीमा में परिवर्तन होता रहता है। भूमिगत जल के स्रोत, भूमिगत जल को प्राप्त करने की अनेक विधियां होती हैं, जैसे कि झरना, कुआं खोदकर, उथला ट्यूबवेल लगाकर, गहरा ट्यूबवेल लगाकर और हैंडपंप लगाकर हम भूमिगत जल को प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं सतही जल और भूजल में अंतर। सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की सतह पर झरना, तालाब, नदी और झीलों के रूप में उपस्थित होता है, उन्हें सतही जल कहा जाता है। भूजल क्या होता है? भूजल ऐसा जल होता है जो सामान्यतः भूमिगत रूप से नहीं होता तथा इससे कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, उसे भूजल कहा जाता है। मतलब भूमि के ऊपर है तो वो सतही जल और भूमि के नीचे है तो वो भूजल। सतही जल क्या होता है? पानी खुले रूप में पाया जाता है और आसानी से दूषित हो सकता है, लेकिन भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है अर्थात छुपा हुआ जल होता है तथा इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता। आर्सेनिक वगैरह मिल जाए तो वो बात अलग है, यदि कुछ खनिज नीचे से मिल जाते हैं, लेकिन इसे दूषित करना संभव नहीं हो पाता। सतही पानी खुला रूप में पाया जाता है और एवं आसानी से दूषित हो सकता है, क्योंकि खुला है तो आराम से दूषित हो जाएगा। भूजल पृथ्वी के अंदर पाया जाता है अर्थात छिपा हुआ होता है, इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता। जो खुला जल है उसको हम आसानी से दूषित कर सकते हैं क्योंकि खुला हुआ है, ऊपर है पृथ्वी के, लेकिन जो भूजल होता है वह पृथ्वी के अंदर होता है और इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता। सतही पानी को अक्सर किसी अन्य स्थान पर ले जाने में काफ़ी खर्च आता है तथा यह काफ़ी महंगा होता है। तो कोई जब सतही जल है हमें उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है तो क्या होगा? बहुत सारा खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन जो
भूजल होता है केवल अपने प्रयोग के स्थान पर वही उपलब्ध होता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है तथा इसे किसी स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। इस प्रकार यह सस्ता होता है। तो जो भूजल है हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पर बोर करेंगे और वहाँ से जल निकाल लेंगे, लेकिन इसको भी हम एक जगह से दूसरे स्थान नहीं लेके जा सकते। सतही जल को परोक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दूषित होता है। तो हम जो सतही जल है हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते या किसी और यूज़ में नहीं कर सकते क्योंकि वह दूषित होता है, जबकि जो भूमिगत जल होता है वह अधिकतर स्वच्छ होता है और इसका प्रयोग सीधे किया जा सकता है। सतही जल खुला पानी होता है एवं बाष्पीकरण क्षति पर अक्सर निर्भर करता है, अतः इस प्रकार सूखे समय पर इसे कम निर्भर होता है। जो सतही जल होता है यह खुला हुआ होता है और बाष्पीकरण क्षति पर अक्सर निर्भर होता है। तो इसमें क्या होता है, बाष्पीकरण हो जाता है ये वाला जल, तथा इस पर सूखे के समय इस पर कम निर्भर करता है। यदि सूखा हो जाता है तो ये की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो उड़ जाएगा सूखे के टाइम। लेकिन जो भूजल होता है पृथ्वी के नीचे पाया जाता है एवं इस पर बाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार सूखे के समान इस पर ज़्यादा निर्भरता होती है। जब सूखा आता है तो सबसे ज़्यादा निर्भरता होती है भूमि जल पर। तो चलिए हम इनकी डिफरेंस फिर से देखते हैं एक बार, सतही जल और भूमिगत जल के। सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की सतह पर झरनों में, तालाबों में, नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल क्या होता है, भूमि के अंदर होता है और इसे ट्यूबवेल, बेल हेड पंप के माध्यम से खुदाई करके प्राप्त किया जा सकता है। सतही जल खुला होता है और इसे आसानी से दूषित किया जा सकता है, जबकि जो भूमिगत जल होता है छिपा होता है और इसे आसानी से दूषित नहीं किया जा सकता। सतही जल को काफ़ी खर्च होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, लेकिन जो भूजल होता है हमें जहाँ आवश्यकता होती है हम वहीं बोर करके उसको निकाल लेते हैं, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सतही जल परोक्ष रूप से हम उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि दूषित होता है, जबकि जो भूमिगत जल होता है वह अधिकतर या बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि स्वच्छ होता है और हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सतही जल खुला होता है और बाष्पीकरण के कारण इसमें कम हो जाता है और सूखे में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो भूमिगत जल होता है इस पर बाष्पीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम इसको सूखे के टाइम उपयोग कर सकते हैं। भूमिगत जल का समुचित उपयोग बताइए। जो भूमिगत जल है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो घरों में निम्न कार्यों के दौरान भूमिगत जल को बचाया जा सकता है। पहला, स्नान घरों में, रसोई एवं लॉन्ड्री में, बगीचों में, भूदृश्य निर्माण में और उपकरणों में हम भूमिगत जल का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य कार्य क्या हो सकते हैं जो बाह्य उपयोग के लिए आते हैं। हमने घर के उपयोग पढ़ लिए कि हम घर स्नान घर में कर सकते हैं, रसोई में, लॉन्ड्री में, बगीचों में, भूमि निर्माण में और उपकरणों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं भूमि जल का गृह निर्माण के समय। लेकिन अन्य कार्यों में देखें तो बाह्य उपयोग में बाहरी स्थान जैसे सड़क के किनारे, रास्तों को पानी के साफ करने के लिए हौज पाइपों के स्थान पर इन्हें झाड़ू से साफ करें। ये जो वाहन का जो पानी है हम उसको क्या कर सकते हैं, तो जो बाहरी स्थान सड़क है, कुएं मतलब किनारे हैं, रास्तों पर पानी से साफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हौज पाइप के स्थान पर इससे झाड़ू से साफ कर सकते हैं। हमें भूमिगत जल को बचाना है तो हम क्या करेंगे, तो यदि हम बाहर की सफाई करनी है, रोड की सफाई करनी है, बाहर बगीचों की सफाई करनी है तो हम क्या करते हैं, पानी डाल के मोस्टली लोग साफ़ करते हैं। लेकिन नहीं, हम पानी से साफ़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, झाड़ू से साफ़ कर सकते हैं। गाड़ी को साफ़ करते समय बाल्टी में पानी भरकर उपयोग में लाना चाहिए और व्यापारिक स्तर पर कार धोने का उपयोग करें जिससे पानी का पुनः चक्रण हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को साफ़ करने के लिए पूरी बाल्टी से पानी नहीं फेंक सकते, मतलब फेंकना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, बाल्टी में पानी भरेंगे, उससे कपड़े में लेकर अपनी गाड़ी को साफ करेंगे और ज़्यादातर या फिर व्यापारिक स्तर पर साफ करानी चाहिए, जिससे क्या होता है, एक ही पानी का पुनर्चक्रण हो जाता है। जब टंकी या हौज में पानी भरा हो तो उसे जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए स्वचालित बटन लगाने चाहिए। जैसे कि टंकी या हौज भरते हैं हम, तो भरने के बाद वो भर जाती है टंकी और पानी गिरने लगता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वचालित उसमें बटन लगे हों जिससे कि टंकी भरे और वह पाइप पे या फिर जो मशीन है वह अपने आप बंद हो जाए। जिन खिलौनों में लगातार पानी का उपयोग होता है उन मनोरंजन वाले खिलौनों को ना खरीदें। ऐसे खिलौने जिनसे पानी का खेल होता है, जिससे बच्चे बहुत खेलते हैं, पानी खेल मतलब बच्चों का फेवरेट खेल होता है, ऐसे खिलौने भी आते हैं जिससे हम पानी भर कर खेल सकते हैं, उनको कम खरीदना चाहिए जिससे कि पानी का वेस्टेज कम हो। पानी बचाने वाले तरण तार फिल्टर को खरीदने के विषय में सोच सकते हैं। तो जो पानी बेचने वाले तरन तार फिल्टर होते हैं या स्विमिंग पूल फिल्टर होते हैं हम उनको खरीद सकते हैं।
नहाने के तालाब को बाष्पीकरण के दौरान अच्छी तरह से ढक कर रखें और इसे प्रयोग नहीं लाया जा रहा हो। जब नहाने का जो तालाब वगैरह होते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, अच्छे से ढक के रखना चाहिए, वरना बाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा पानी। तो हमें उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए जिससे कि उड़े ना। उन सजावटी जल विशिष्टता वाली वस्तुओं का प्रयोग ना करें और ना खरीदें जिससे पानी का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। लोगों को यह चिन्ह दिखाओ कि पानी को पुनर्चक्रित किया जा सकता है। सूखे के समय इसका प्रयोग ना करें। तो हमें ऐसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिनमें जल का विशिष्टीकरण प्रयोग किया जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है, बल्कि हम वैसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनका पानी का पुनर्चक्रण हो सके। और हमें लोगों को यह जागरूक करना चाहिए कि पानी को पुनर्चक्रित किया जाए और सूखे के समय ऐसे किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए अन्न उपयोग में, तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं भूमिगत जल को, तो रसोई घर से बचा सकते हैं, स्नान घर से बचा सकते हैं, बगीचा भूदृश्य निर्माण से और उपकरणों के निर्माण से बचा सकते हैं। अन्य यदि हम बाहर देखें तो क्या कर सकते हैं, तो हमारी जो बाहर की सड़कें वगैरह हैं, किनारे हैं, रास्ते हैं, उनको साफ करने के लिए हम पानी की जगह झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं। गाड़ी को साफ करने के लिए बाल्टियाँ पानी भरकर कम उपयोग में ला सकते हैं और व्यापारिक स्तर पर गाड़ी धुलवा सकते हैं जिससे कि पानी का पुनर्चक्रण हो सकता है। टंकी या हौज में पानी भरने के बाद जल प्रवाह को रोकने के लिए हमें उसमें स्वचालित बटन लगाने चाहिए। जिन खिलौनों में लगातार पानी की आवश्यकता होती है ऐसे मनोरंजन खेलों को खरीदना। पानी तरल तार फिल्टर का प्रयोग कर ही सकते हैं हम। और नहाने वाले जो तालाब या स्विमिंग पूल होते हैं उनको बाष्पीकरण से बचाने के लिए ढक कर रखना चाहिए। सजावटी विशेषतः वस्तु जो कि जल से चलती हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए और सूखे के टाइम पे तो उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। कृत्रिम पुनः अवशोषक और कृत्रिम पुनर्भरण क्या होता है, तो कृत्रिम पुनर्अवशोषण या कृत्रिम पुनर्भरण क्या होता है। कृत्रिम पुनर्भरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सतही जल का अधिकतम भाग सीधे जमीन के अंदर सुरक्षित किया जाता है। देखो हमने जमीन से पानी निकाल लिया भूमिगत जल को, लेकिन हम जमीन के अंदर पानी डालेंगे कैसे, तो उसको पुनः अवशोषण या फिर पुनः भरण की प्रक्रिया होती है। और जब हम इसको कृत्रिम तरीके से करते हैं तो कृत्रिम पुनर्अवशोषण और कृत्रिम पुनर्भरण कहा जाता है। तो कृत्रिम तरीके से पुनर्भरण करने की क्रिया जिसमें सतही जल का अधिक उपयोग या अधिकतम भाग सीधे जमीन के अंदर सुरक्षित किया जाता है। जो सतही जल है हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जमीन के अंदर उसको सुरक्षित किया जाता है, तो कृत्रिम पुनर्भरण या पुनर्अवशोषण कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल को भूमि के नीचे संग्रहित किया जाता है ताकि पानी की कमी के समय इस जल का प्रयोग किया जा सके। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सतही जल है हम उसको जमीन के अंदर भूमि के अंदर सुरक्षित रखते हैं कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसकी विधियां क्या हो सकती हैं, ऐसा नहीं हमने सोचा और पुनर्भरण हो गया जाएगा, नहीं, लेकिन हमें इसमें कुछ विधियां होती हैं। जैसे फैले हुए बेसन द्वारा हौज बनाकर, तो जो फैला हुआ बेसन है उसके द्वारा हम हौज बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिचार्ज पिट्स एवं सॉफ्ट द्वारा जहां फैलाव विधियां दुर्लभ होती हैं वहां गर्त के माध्यम से जल अवशोषण कराया जा सकता है। मतलब एक ऐसे रिचार्ज पॉट्स वगैरह होते हैं या सॉफ्ट होते हैं उनके द्वारा जो पूरा जल फैल रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक गर्त के माध्यम से जल अवशोषक बना सकते हैं। खाइयों से तली नालियों हैं जो जल अवशोषण के या फिर जल परिवहन का कार्य कर सकती हैं। जो खाइयाँ तली नालियाँ होती हैं उनमें हम जल अवशोषक या परिवहन का कार्य कर सकते हैं। पुनर्भरण कुएं बना सकते हैं कि हम कुएं से पानी निकालने के लिए बनाते हैं, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं, पुनर्भरण कुएं का भी निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं भूमिगत जल की विशेषताएं क्या है। तो विधियां कौन कौन सी हैं, मुख्यतः 4 कि फैले हुए बेसन द्वारा हौज बनाकर, रिचार्ज पिट्स एवं सॉर्ट द्वारा फैलाव विधियां का दुर्लभ हो जाता है और जिसमें गर्त के माध्यम से हम जल अवशोषण करा सकते हैं। खाइयों में नदी जो तली नालियां होती हैं उनमें अवशोषक या फिर जल परिवहन का कार्य कर सकते हैं और पुनर्भरण कुएं बना सकते हैं। फिर आता है भूमिगत जल की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जलापूर्ति का बृहद स्रोत है, हम जल बहुत ज़्यादा दे सकता है। बिना उपचार पीने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दूषित नहीं होता है, हम इसको बिना उपचार के या फिर किसी भी फिल्टर वगैरह के उपयोग पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह स्रोत से अनेक स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जहां जरूरत होगी हम वहां पे बोर करके इस पानी को निकाल सकते हैं। सूखे के दौरान जलापूर्ति करने में सहायक होता है क्योंकि बाष्पीकरण नहीं होता और सूखे के समय उपयोग किया जा सकता है। अपेक्षाकृत सस्ता होता है और बृहद कृत्रिम भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। और यदि
हमने भूमि में अवशोषण कर दिया है पानी का, तो हमें बाहर से भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। तो विशेषताएं क्या क्या होती हैं? बृहद जल आपूर्ति करता है, बिना उपचार के हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, स्रोत से अनेक स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, सूखे के दौरान इसकी जल आपूर्ति की जा सकती है, अपेक्षाकृत सस्ता होता है और बृहद कृत्रिम भंडार की आवश्यकता भी नहीं होती। अब आती है वर्तमान समय में भूजल की गुणवत्ता में कमी देखी जा सकती है। इसके प्रमुख कारण बताइए। तो अभी वर्तमान समय में जो भूमिगत जल है उसमें गुणवत्ता में कमी देखी जा रही है, उसके कारण क्या है? तो तत्वों की ठीक से पहचान ना हो पाना, क्योंकि हमें तत्वों की अच्छे से पहचान ही नहीं है। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्टों का भूमि जल में मिल जाना, जो हमने अभी आपको बताया था कि जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक या फिर कुछ ऐसे खनिज वगैरह मिल जाते हैं जिससे वह दूषित हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, जो उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट है वह भूमि जल में मिल जाता है, जिससे क्या हो रहा है, भूमि का जल दूषित हो रहा है। संकटदायी अपशिष्ट जैसे कि ई कचरे से निकलने वाले जो भारी धातु रसायन होते हैं, आर्सेनिक हो गया, तो ये उसमें मिल जाते हैं। लैंडफिल पद्धति का उचित प्रबंधन न करना, जो लैंडफिल है पद्धति उसका हम अच्छे से प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। तेलीय वस्तुओं का बिखराव, जो तेलीय वस्तुएं होती हैं वो बिखर जाती हैं और वो तो आसानी से अवशोषित कर ली जाती हैं पृथ्वी से, तो ये भी भूमि जल को दूषित कर रही हैं। सीवेज लीकेज, यदि सीवेज है उसका लीकेज भी हो रहा है तो वो भी भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, जो रासायनिक उर्वरक है उसका अत्यधिक उपयोग करने से भी भूमिगत जल दूषित हो रहा है। तो भूमिगत जल दूषित हो रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। उसके कारण कौन कौन से हैं? तो तत्वों की ठीक से पहचान नहीं हो पा रही है, उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट का भूमि जल में मिल जाना, संकटदायी अपशिष्ट जैसे कि ई कचरे से निकलने वाली जो भारी धातु रसायन होती हैं उनका भूमिगत जल में मिलना, लैंडफिल पद्धति का उचित प्रबंधन ना होना, तेलीय वस्तुओं का बिखराव होना, सीवेज लीकेज, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। भूमिगत जल में पाए जाने वाले सामान्य अप्रदूषक। तो भूमिगत जल में कौन कौन से अप्रदूषक पाए जाते हैं? तो पहला आता है नाइट्रेट। इसका स्रोत है सीवेज, उर्वरक, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और औद्योगिक स्थल। परिणाम होते हैं बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी रोग हो जाता है। रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस जैसे रोगाणुओं द्वारा टाइफाइड, हैजा, दस्त आदि रोग हो जाते हैं। भारी धातुएं, पारा, कैडमियम, निकेल, सीसा जैसी धातुएं जो जहरीली और कैंसरजनक होती हैं वो भी भूमिगत जल को प्रदूषित करती हैं। कार्बनिक यौगिक स्रोत, उर्वरक और कीटनाशक जो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, तो कौन से हैं? मुख्यतः 4 हैं। पहला नाइट्रेट, जो कि सीवेज, उद्योग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और औद्योगिक स्थल से फैलते हैं, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम करते हैं। रोगजन बैक्टीरिया, वायरस जो कि रोगाणुओं द्वारा टाइफाइड, हैजा, दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। भारी धातु जो कि पारा, कैडमियम, निकेल, सीसा जैसी भारी धातुएं हैं जो कि जहरीली और कैंसर जन्य होती हैं। कार्बनिक यौगिक, इनका स्रोत उर्वरक और कीटनाशक है। प्राकृतिक कोयला और प्राकृतिक तेल एवं गैस है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कोयला। कोयला पौधे एवं वनस्पति के पृथ्वी में दबने के कारण निर्मित होता है। तो जो कोयला होता है वह पौधे से और वनस्पति है वह पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, जिससे क्या बना है? कोयला बना है। कोयला ठोस जीवाश्म ईंधन है एवं प्राथमिक रूप से कार्बन को अवसादी चट्टानों से बनाया गया है। कोयले की मूलभूत श्रेणियां होती हैं। एक है एंथ्रेसाइट होती है जो कि बहुत कठोर होता है, बिटुमिनस होता है जो कि सॉफ्ट होता है, लिग्नाइट जो कि भूरा कोयला होता है, और फिर लास्ट होता है पीट। तो कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि वह किससे बना है? पौधे और वनस्पतियों की पृथ्वी में दबने से बना है। प्राथमिक रूप से कार्बन को अवसादी चट्टानों से बना है। तो जो कार्बन की अवसादी चट्टानें होती हैं इससे निर्मित हुआ है कोयला। कोयले की मुख्यतः 4 श्रेणियां होती हैं। पहला होता है एंथ्रेसाइट कोयला जो कि सबसे कठोर होता है और सबसे अच्छा होता है। फिर आता है बिटुमिनस कोयला जो कि सॉफ्ट कोयला होता है। फिर आता है लिग्नाइट कोयला जो कि भूरा कोयला होता है। फिर आता है पीट। कोयले का निर्माण कैसे होता है? कोयला पादप पदार्थों का परिणाम है जो कि लगभग 3000 लाख वर्ष पूर्व लवणीय जल के दलदलियों में पाए जाते थे। जैसा कि ये पादप पदार्थ मर गए और एकत्रित हो गए पीट, जिससे पीट बोग निर्माण हो जाता है। देखिए जो कोयला है वह क्या है? पादप पदार्थों का परिणाम है, क्योंकि जो पादप पदार्थ है उनकी पृथ्वी से जमने से हुए हैं। तो जब
3000 लाख वर्ष पूर्व आलवणीय जल में, जो आलवणीय जल था, दलदली भूमि थी, उसमें पाए जाने वाले जो पादप थे वह मर गए और पीट, जिससे पीट बोग निर्मित हो गया। जब तक यह पादप पदार्थ अवशेष पानी के पौधे एकत्रित होते थे तो जल के गलन के से रुक जाता था। तो ये क्या थे, जब तक यह पादप पदार्थ पानी के पौधे में एकत्रित होते थे जलदली का जो गलन था वह रुक जाता था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती थी और महासागरों में बहुत से क्षेत्रों में पीट और तलछट आप्लवित तो होते हैं। तो इसमें क्या थी, जो दलदल होता है वह गलना रुक जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और महासागर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ वह पीट और तलछट पाए जाते हैं जो कि समुद्र में पीट के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। तो ये क्या थे, समुद्र के ऊपर इकट्ठे हो गए। इन पीट का वजन पृथ्वी की ऊष्मा इन पीट बैगों के संघनन को धीरे धीरे बदल देती थी। तो जो पीट था वह क्या था, इस और उसमें वजन भी होता था, तो यह पृथ्वी की जो ऊष्मा थी वह पीट बैगों को संघनन या संगठन को धीरे धीरे से बदल देती थी और कोयले का निर्माण हो जाता था। जब पीटों को भी दुनिया के कुछ भागों में ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, यद्यपि इसे पानी की मात्रा अधिक होती है इसलिए निम्न क्षेत्रों का ईंधन बन जाता है। तो जो पीट बोगो था वो क्या था, कई जगह पर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह निम्न श्रेणी का ईंधन बन जाता है। तलछटों के भार द्वारा पीट संपीड़ित होकर सहस्त्रों वर्ष के बाद कोयले में परिवर्तित हो जाता है। जो पीट था वह संपीड़न के कारण, यह बहुत ज़्यादा संपीड़ित होने के कारण सहस्त्र सालों में कोयले में परिवर्तित हो जाता है। पहले यह निम्न श्रेणी के कोयले में बदलता है जिससे लिग्नाइट कहा जाता है, जो कि भूरा कोयला होता है। अभी क्या था, वह पीट बोग था जो कि बहुत कॉमनली यूज हो रहा था लोगों में क्योंकि वह एक बहुत ज़्यादा निम्न श्रेणी का कोयला था। उसके बाद क्या बनता है, वह लिग्नाइट बनता है जिसको भूरा कोयला कहा जाता है। पीट की तुलना में लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है जो कि 40 से 60% तक होती है। पृथ्वी पर लगभग दबाव और ऊष्मा के बदलने से या ऊष्मा के मिलने से लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस कोयले में और मृदु कोयले में बदल जाता है। तो देखो पहले कोयला क्या था, पीट बोगो था, फिर उससे क्या बना, लिग्नाइट बना जो कि भूरा कोयला था जिसमें कार्बन था 40 से 60%। फिर पृथ्वी पर लगातार दबाव बढ़ा और ऊष्मा मिली उसको, तो लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस कोयले में बदल जाएगा जो कि क्या है, एक मृदु कोयला है। यदि दाब एवं ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है तो जो बिटुमिनस कोयला है वह एंथ्रेसाइट कोयला या कठोर कोयला निर्मित होगा जिससे अत्यधिक ऊष्मा और कार्बन तत्व प्राप्त होते हैं। ऊष्मा को मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट कोयले में सर्वाधिक ऊष्मा और लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है। यदि हम ऊष्मा के आधार पर देखें तो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा होती है और लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा होती है। कोयले में सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। जो कोयला है उसमें सल्फर की मात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले को जलाने में कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो जिस कोयले में कम सल्फर होगी उसको जलाने पर कम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और जिसमें ज़्यादा सल्फर होगी तो उससे हमें ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। कोयले का ऊर्जा के रूप में प्रयोग घरेलू उपयोग में, लोकोमोटिव इंजन में, उद्योगों में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की भट्टियों में, तापीय ऊर्जा उत्पादन करने में, धातु खनिजों के निष्कासन में, गैस के उत्पादन इत्यादि में होता है। कोयले की किस्म ही इनके उपयोग को निर्धारित करती है। भारत में लगभग 63% व्यापारिक ऊर्जा की आपूर्ति विद्युत ऊर्जा उत्पादन के रूप में तापीय ऊर्जा स्टेशनों में कोयले के जलाने से ही प्राप्त होती है। उद्योगों में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह को शुद्ध करने में, स्टील के उत्पादन में किया जाता है। तो देखिए हम पहले देखते हैं कोयला बनता कैसे है। पहले हमने कोयले की डेफिनेशन देखी। क्या थी कोयले की डेफिनेशन, तो यह क्या है, एक जीवाश्मीय ईंधन है जो कि पौधे और वनस्पति के पृथ्वी में दबने के कारण निर्मित हुआ है। यह प्राथमिक रूप से कोयले को अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है जिसमें कोयले की मात्रा मूलभूत श्रेणी में आती है। 4 प्रकार का कोयला था। पहले आता है एंथ्रेसाइट कोयला जो कि कठोर था, फिर आता है बिटुमिनस कोयला जो कि सॉफ्ट था, लिग्नाइट कोयला जो कि भूरा कोयला था, फिर आता है पीट। निर्मित कैसे होता है, तो जो पौधे थे दलदली क्षेत्रों में, आलवणीय क्षेत्रों में पाए जाते थे वह धीरे धीरे मरे और एक जगह पर इकट्ठे हो गए और क्या बने, पीट बोग्स का निर्माण किया। यह पीट बोग से वह
जहाँ पर एकत्रित होते हैं वहाँ पर दलदले की गलन की क्षमता को रोक देते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और यह महासागरों में बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रों में पीठ और तलछट अपल्लवित हो जाते हैं और समुद्र में पीठ के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। पीठ का वजन और पृथ्वी की ऊष्मा इन पीठों को बोगों के संगठन को धीरे धीरे बदल देती है और कोयले का निर्माण करती है। इसको कई जगह पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और यह निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तलछटों के भार के द्वारा और पीठ के संपीड़ित होने के कारण यह बहुत सालों में पीठ कोयला लिग्नाइट में बदल जाता है, जो कि एक भूरा कोयला है और इसमें पीठ की तुलना में 40 से 60% तक कोयला अधिक पाया जाता है। फिर पृथ्वी में लगातार दबाव और ऊष्मा मिलने से लिग्नाइट कोयला बिटुमिनस में बदलता है, जो कि एक मृदु कोयला है। फिर पर्याप्त ऊष्मा और दबाव मिलने से यही बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट में निर्मित होता है, जो कि कठोर कोयला है, जो कि अत्यधिक ऊष्मा और ताप देता है और ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है। ऊष्मा को मात्रा के आधार पर एंथ्रेसाइट कोयला में सबसे ज़्यादा ऊष्मा और लिग्नाइट में सबसे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इसमें सल्फर की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि कम सल्फर की मात्रा होगी तो कम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। कोयले का ऊर्जा के रूप में प्रयोग घरेलू उपयोग में, लोकोमोटिव इंजन में, औद्योगों में कम करने वाली विभिन्न प्रकार की भट्टी, तापीय ऊष्मा उत्पादन, धातु और खनिजों के निष्कासन, पौधे गैसों के उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। कोयले की किस्म में अनेक प्रयोग को निर्धारित करता है, क्योंकि इसमें 63% व्यापारिक ऊर्जा की आपूर्ति विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, तापीय ऊर्जा स्टेशनों में कोयले के जलाने से ही प्राप्त होती है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लोहे को शुद्ध करने में और स्टील के उत्पादन में किया जाता है। अब आती है कि इसकी समस्याएं क्या हैं। कोयला पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला एक जीवाश्म ईंधन है, लेकिन इसके खनन और परिवहन और उपयोग में संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो कोयला है हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। इसको हम खनन से, परिवहन से और अन्य उपयोग करने के तरीके से हमें समस्या देखने को मिलती है। कोयला संबंधी निम्न समस्याएं देखी जा सकती हैं। पहला, सतही स्वरूप में परिवर्तन। तो जो सतही स्वरूप है इसमें परिवर्तन हो रहा है, जो कि सबसे मुख्य समस्या है। जैव विविधता का ह्रास, इसको जब इसका उत्खनन करते हैं तो जो जैव विविधता है वह उसको ह्रास हो रहा है। विस्फोट से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि जब कोयला निकलता है तो उससे निकलती है उसके साथ मीथेन गैस और वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर विस्फोट और ध्वनि प्रदूषण करती है और वायु प्रदूषण करती है। मृदा अपरदन और गाद की समस्या, जो हम इसको खोदते हैं, खनन करते हैं तो मृदा अपरदन और गाद की समस्या देखने को मिलती है। खदानों में आग लग जाती है और अवतरण का भी कारण बनता है। तो कौन कौन से कारण हैं? सतही स्वरूप में परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, विस्फोट में वायु और ध्वनि प्रदूषण, मृदा अपरदन और गाद की समस्या, खदानों में आग लगना और अवतरण का कारण बनना। पेट्रोलियम या खनिज तेल। तेल एवं गैस उन पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होते हैं जो पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। लाखों वर्ष बीतने के बाद ये अवशेष कीचड़ या चट्टानों में दबे रहे और उन पर अत्यधिक दाब और उच्च ताप पड़ता रहा। इन परिस्थितियों में समुद्री बायोमास धीरे धीरे तेल और गैसों में बदलता गया। जो पेट्रोलियम या खनिज तेल है वह कैसे निर्मित हुआ है? तो जो पौधे या जंतु थे इनके अवशेष से बना है। तो ये भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, जो कि पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। तो यह कहाँ पर थे? समुद्र में थे। लेकिन लाखों वर्ष बीत जाने के बाद यह अवशेष कीचड़ और चट्टानों में बदल गए। जैसे वो जीव जंतु मरे या फिर जो पौधे थे वो उनकी मृत्यु हुई तो वह कैसे बदल गए? कीचड़ और चट्टानों में दबे रहे और अत्यधिक दाब पड़ने से और ताप बढ़ने से इनकी परिस्थिति में समुद्री बायोमास धीरे धीरे तेल और गैस में बदल गया। तेल एवं गैस सबसे पहले भूवैज्ञानिक रूप से प्लेट की सीमाओं पर सबसे नई उन टेक्टोनिक प्लेट या बेल्ट में पाए जाते हैं जहां पर विशाल जमावकारी बेसनों के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो जो तेल है या गैस है तो ये कहाँ पर मिलते हैं मुख्यतः? तो ये भूवैज्ञानिक उन प्लेटों में मिलते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा या जो नई टेक्टोनिक बेल्ट हैं उसमें पाए जाने वाले विशाल जमावकारी बेसन हैं, वहां पर इनकी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पर जमे हुए हैं ये।
पेट्रोलियम और कच्चे तेल, ऐसा तेल जो कि जमीन से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? पेट्रोल या फिर कच्चा तेल कहा जाता है। यह एक गाढ़ा और गहरे रंग का तरल होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कच्चा तेल डामल वगैरह उसी से प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल भी हमें इसी से प्राप्त होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब हमें इसी से मिलते हैं। तो ये क्या होता है? एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें सल्फर होती है, ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली होती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या फिर हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो अशुद्ध तेल है जिसमें बहुत सारे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है की अशुद्धियां हैं, वहाँ बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन तेल को क्या कहा जाता है? पारंपरिक तेल या फिर हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली के नीचे या फिर भूमि पर पृथ्वी की भूपर पट्टी पर एक साथ पाए जाते हैं। तो जो कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनके भंडार कहाँ मिलते हैं? तो समुद्र की तली के नीचे और पृथ्वी पर की भूपर पट्टी के पास पाए जाते हैं। इनके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइप लाइन, ट्रकों, जहाजों के द्वारा रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो हम इसको कहाँ से निकालते हैं? जो अपसारी चट्टानें हैं जहाँ पर इनका भंडार है भूपर पट्टी पर या उनके पास, उनकी यहाँ से इनको निष्कासन करके पाइप से, ट्रकों से और जहाज़ों के माध्यम से हम इसको रिफाइनरी में भेजते हैं। रिफाइनरी में क्या होता है? रिफाइनरियों में तेल को गर्म किया जाता है और उनको विशिष्ट घटकों से पृथक किया जाता है। तो इसमें इतने सारे हाइड्रोकार्बन थे, ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, इतनी सारी गैसें थी, बहुत सारे पदार्थ थे। तो हम उसको क्या करते हैं? रिफाइनरी से गर्म करते हैं और जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग घटक हैं, उनको हम पृथक करते हैं और उनके विभिन्न कथनांक बिंदुओं पर अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? जैसे इनके अलग अलग कथनांक हैं, उन बिंदुओं पर हम उनको क्या करते हैं? आश्रित कर लेते हैं। इनके महत्वपूर्ण घटक हैं गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन। तो ये इनके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो गैस हो गया, गैसोलीन हो गया, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्था, ग्रीस, मोम और एस्फाल्ट, ये सब हमें किससे प्राप्त होता है? इस पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होता है। तेल की आश्वन से प्राप्त कुछ पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। जो तेल है उसके आश्वन से जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिससे पीड़कनाशक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, पेंट, औषधि इत्यादि बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो आश्वन से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? पीड़कनाशक बना सकते हैं, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशों में, पेंट आदि औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम था। अब आता है हमारा प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैसें मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। जो प्राकृतिक गैसें होती हैं वह किससे बनी होती हैं? मीथेन से, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। जब कच्चा तेल निकलता है या फिर जो कोयले की खान वगैरह होती है तो उसके ऊपर कुंडों से हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस 50 से 90% तक का आयतन मीथेन का मिश्रण होता है। तो जो प्राकृतिक गैसें होती हैं इसमें 50 से 90% तक मीथेन होती है, जो कि एक साधारण हाइड्रोकार्बन है। तो ये क्या है? एक साधारणतः हाइड्रोकार्बन है जो कि हमें 50 से 90% तक प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होती है। इसमें कुछ मात्रा में भारी गैसीय हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 और थोड़ी सी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे H2S भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस क्या होती हैं? मुख्यतः इनमें मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 50 से 90% तक मीथेन सबसे ज़्यादा होता है। और साधारणतः इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार का, और इसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं जैसे कि इथेन हो गया, C2H6, प्रोपेन हो गया, C3H8, ब्यूटेन हो गया, C4H10 जैसी प्रमुख विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी H2S इसमें पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस भी भूवैज्ञानिक विधियों द्वारा उत्पन्न होती है, तो हम इसको भी भूवैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। सिवाय इसके कि इसमें पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे तेल में पाए जाते
की तुलना में अत्यधिक वाष्पशील हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, जो नॉर्मल तेल होता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा वाष्पीकृत हाइड्रोकार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। प्राकृतिक तेल कुएं में द्रव पेट्रोलियम के साथ साथ बहुत मात्रा में प्राकृतिक गैसें भी पाई जाती हैं। जो तेल के कुएं होते हैं उनमें द्रव पेट्रोलियम तो मिलता है, उनके साथ साथ प्राकृतिक गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। पारंपरिक प्राकृतिक गैसें कौन सी होती हैं और गैर परंपरागत प्राकृतिक गैसें। तो परंपरागत प्राकृतिक गैसें, पारंपरिक गैस अधिकतर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती हैं। इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैसें होती हैं वह कहाँ पर होती हैं, जो कच्चे तेल के कुएं हैं उनके ऊपर पाई जाती है और उनको पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैसें जो इस तेल के साथ बाहर आती हैं अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती हैं। जो हमें कच्चे कुंड हैं उनके ऊपर जो गैस मिली है पाइपलाइनों से बाहर लाया गया है, तो ये अक्सर क्या होती हैं, अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती हैं और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैसों का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा साधन को बर्बाद करना है। जो तेल से निकलने वाली जो प्राकृतिक गैसें हैं उनको अक्सर जला दिया जाता है और हमने इसको क्या किया, बहुमूल्य ऊर्जा साधन को जलाकर बर्बाद कर दिया और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। लेकिन बाद में इस गैस का संसाधित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको जला देते हैं, फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी मिलती है, लेकिन बाद में हम इसको संशोधित किया जाता है और इसे पाइप के द्वारा संघनित करके सिलेंडरों में भर के उपभोक्ताओं को उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस गैस का उपयोग पेट्रो रसायनों उर्वरकों के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, जो गैस होते हैं उनको हम उपभोक्ता तक भेज देते हैं और वो किस में करते हैं, पेट्रो रसायन उर्वरकों के उत्पादन में इसका प्रयोग करते हैं। फिर आता है गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैसें। यह अन्य भूमिगत जीवाश्मों में स्वयं पाई जाती है। इसी कारण से इस प्रकार की गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकलकर काफी महंगा पड़ता है, किंतु तकनीकों के विकसित होने के कारण गैसों का निष्कासन मितव्यय हो गया है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन जैसी जो प्राकृतिक गैसें होती हैं वह पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं और इसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में निकाली जाती हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को दबाव डालने वाले टैंकों और सिलेंडरों में एकत्रित करके खाना पकाने को गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस तरल प्राकृतिक रूप में बदल जाती हैं और अत्यंत ज्वलनशील द्रव होती हैं एवं इन गैसों को रेफ्रिजरेटर ट्रकों द्वारा भेजा जाता है। प्राकृतिक गैसों का उत्पादन और उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग के कारण बढ़ती जा रही है। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों से और सिलेंडरों में संपीड़ित करके उपभोक्ता के प्रयोग हेतु भेज दिया जाता है। तेल एवं गैसों से संबंधित समस्याएं क्या हैं? पहली तो तेल और गैस की समस्या है रिसाव और विस्फोट होना, मीथेन से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। पहले तो इनका रिसाव हो जाता है और विस्फोट होने की संभावना होती है। और मीथेन गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसों को में वृद्धि करती है। निष्कासन से भूमि का अवतलित हो जाती है। जब निष्कर्षण होता है तो इसमें भूमि पर क्या होती है, अवतलित हो जाती है। समुद्री प्रदूषण, जलीय जैव विविधता की समाप्ति एवं जलन में वायु प्रदूषण होना इसकी प्रमुख समस्या है। कौन कौन सी हैं? रिसाव एवं विस्फोट होना, मीथेन से ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होना, भूमि पर अवतलित हो जाना निष्कर्षण के कारण, समुद्र प्रदूषण करना, जलीय जीवीय विविधता की समाप्ति करना और दोहन वायु प्रदूषण होना। फिर आता है प्राकृतिक गैसों के उपयोग। जलने के लिए अपेक्षाकृत एक स्वच्छ ईंधन होता है। प्रयोग क्या है, तो जलाने के लिए हम सबसे अपेक्षाकृत स्वस्थ होता है और स्वच्छ होता है। जैसे कि हम कोई लकड़ी का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो गैस होती है वह अपेक्षाकृत स्वच्छ और स्वस्थ होती है।
तापीय ऊर्जा स्रोतों में विद्युत उत्पादन करना, जो तापीय ऊर्जा स्रोत हैं, संयंत्र हैं, उनमें हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उर्वरकों के निर्माण में भरण द्रव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो उर्वरक हैं उनके निर्माण करने के लिए भरण द्रव के रूप में प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। टायर उद्योग में कार्बनिक पदार्थ के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो टायर उद्योग है इसमें हम कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राकृतिक गैसों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस के लाभ क्या क्या हैं? स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होती है, परिवहन में सरल होता है, सरलता लाता है, संग्रहण की आवश्यकता नहीं होती इसको, और धुआं रहित ज्वाला देता है। पहला क्या है? स्वच्छ ऊर्जा है, परिवहन में तरलता लाता है, संगठन की आवश्यकता नहीं होती और धुआं रहित ज्वाला देता है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट गाइस, और हमारी जो मीन्स पेपर 3 की यूनिट 10 है वह कंप्लीट होती है। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ गाइस पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।